हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, सो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की गई हैं 2022 की। आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़, और यहाँ पर कुछ नवंबर और दिसंबर की न्यूज़ भी कवर की जाएंगी, बिकॉज आने वाले एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसमें से कोई भी न्यूज़ कोई भी करंट अफेयर्स की ऐसी बात रह न जाए, इसलिए हम सभी न्यूज़ को कवर करेंगे। और जितनी भी न्यूज़ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, तो कोई भी टॉपिक आपसे रह न जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है। आइए जानते हैं कब स्टार्ट की गई और ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा मार्च 2022 में चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 4PAW जो संगठन है वो किससे संबंधित है, तो हम याद रखेंगे पशुओं से संबंधित है, बिकॉज 4 पंजे किनके होते हैं, पशुओं में होते हैं। और ये न्यूज़ किससे संबंधित है, जानवरों से संबंधित है। न्यूज़ क्या है कि भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है। किनके लिए? जो सड़क पर रहने वाले जानवर हैं उनके लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। और मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए यह ऑन बोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होगा। फिर आइए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, इसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2022 नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पर ये डेट भी याद करके रख लीजिए। करंट के साथ साथ अगर स्टैटिक डेटा पूछा जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस का शुभारंभ किया। पहले 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में रखा जाएगा, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हिस्सा है। हमने ये तो जान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ हुआ, लेकिन इसके शुभारंभ का क्या लाभ होगा? तो ये जो है IMPO इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस, ये क्या करता है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून का जो महत्व है उसको दर्शाता है, उसको बताता है कि कितना मानसून का महत्व है देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जो विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम है और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम है, उनकी मार्गदर्शन में काम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानसून अनुसंधान से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी उनके संबंध है, उनको कवर करेगा। फिर नेक्स्ट है अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। हाल ही में पिछले 50 सालों से राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में 21 जनवरी 2022 को समारोह पूर्वक विलय कर दिया गया। किनका विलय हुआ है? अमर जवान ज्योति का और नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इन दोनों का एक में विलय कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णा द्वारा की गई। देन नेक्स्ट इज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण इस मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 20 नवंबर 2021 को किया। अब हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो जब ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए तब श्री रामनाथ कोविंद जी थे और उन्होंने ही स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण किया था। स्वच्छ अमृत महोत्सव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया? तो कार्यक्रम था स्वच्छ अमृत महोत्सव। और इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है उसे एक बार पुनः स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है और ये लगातार 5वां वर्ष है जबकि इंदौर को यह पुरस्कार मिला।
लगातार 5 सालों से इंदौर को ही स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलता हुआ आ रहा है और इस वर्ष भी 2021 में भी ये पुरस्कार मिला। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। आइए जानते हैं इसके विषय में। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यानी कि UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। 8 नवंबर 2021 को दुनिया भर में चुने गए 49 शहरों में से कश्मीर एक है। ध्यान रहे कि जितने भी 2021 में रचनात्मक शहर चुने गए वो टोटल नंबर ऑफ 49 थे और उनमें से एक हमारा कश्मीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने शहर के जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार के लिए उपयुक्त मान्यता फिटिंग रिकॉग्निशन के रूप में शामिल किए जाने की प्रशंसा की। श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर यूनेस्को के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को में ऐसी सिटीज़ शामिल की जाती हैं जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क वाली होती है। यहाँ पर जो श्रीनगर को शामिल किया गया है वो किस लिए? क्योंकि ये फेमस है शिल्प और लोक कलाओं के लिए। देन नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के 6ठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान पर क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आइए इनकी लिस्ट भी देखेंगे आगे। पहले समझते हैं। PAI 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। तो कौन से राज्य इसमें शीर्ष रहे? कोविड-19 पर अंकुश लगाने में कौन से राज्य अव्वल रहे और कौन से पीछे रहे? आइए जानते हैं। बड़े राज्यों में 3 शीर्ष राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। और उसके बाद 4th नंबर पर छत्तीसगढ़ और गुजरात। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और शीर्ष स्थान पर केरल है। साथ ही साथ आइए अब छोटे राज्यों की लिस्ट देख लेते हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पर है और उसके बाद मेघालय है और उसके बाद है मिजोरम। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर पड़ा है। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक पर्वत चोटी है माउंट हैरियट, जिसका नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। जब हम किसी जगह या किसी पर्वत का नाम, किसी पर्वत चोटी का नाम या किसी स्मारक का नाम जब बदलते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखते हैं तो अवश्य ही उस व्यक्ति विशेष का कोई ना कोई महत्व होता है। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए, मणिपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो माउंट हैरियट पर्वत शिखर है इसका नाम कर दिया है माउंट मणिपुर। उल्लेखनीय है कि मणिपुर राज्य ने वर्ष 1857 की क्रांति तथा 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी भूमिका को याद रखते हुए, उसी भूमिका को रिमाइंड करते हुए केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। द नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क। हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है। यह पार्क मंडी की जंजैहली घाटी के भुलाह घाटी में स्थित है। 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज NMHS के तहत जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। लागत कितनी लगी है इसमें? 1 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। देन आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता दी गई है। कब दी गई है आइए जानते हैं। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन
की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स यूके एक ऐसा संगठन है ये जो कि मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। अटल सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अब यहाँ पर नई न्यूज़ क्या निकल के आई है कि इसको दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता दी गई। कब दी गई है? 9 फरवरी 2022 को रहा कर जब सुरंग नहीं बनी हुई थी तो ये जो राजमार्ग है 6 महीनों के लिए सर्दियों के मौसम में बंद रहा करता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में और जान लीजिए कि ये जो सुरंग है रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। कभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बन सकता है कि अटल सुरंग कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखें रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। द नेक्स्ट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में तेलंगाना शीर्ष पर। 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूची में तमिलनाडु ने दूसरा और गुजरात ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथे, पंजाब 5वें और उत्तर प्रदेश ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। अगर आप जानना चाहें कि यहाँ पर सबसे नीचे कौन रहा है तो ध्यान रखें 34वें स्थान पर पश्चिम बंगाल सबसे नीचे स्थान पर रहा है। अगर बात की जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ये क्या है, तो वर्ष 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। द नेक्स्ट इज भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड BYPL ने नई दिल्ली के मयूर विहार में 25 फरवरी 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। BYPL यानी कि बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, BYPL दैट इज बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, BYPL दैट इज बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा समर्थित है। इसे फोटम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और यह अब तक का पहला BYPL प्रबंधित स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन होगा। स्मार्ट प्रबंधित EV चार्जिंग स्टेशन एक ही समय में स्मार्ट प्रबंधित EV चार्जिंग स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। साथ ही आपात स्थितियों में अगर शहर में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है तो इस चार्जिंग से जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस स्टेशनों में बिजली ट्रांसफ़र की जा सकती है। यह स्टेशन BYPL के 11 kV सब स्टेशन भवन में स्थित है जो कि नई दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन में स्थित है। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने ऐसे न्यूज़ को कवर किया जो कि पार्ट 1 में रह गई थी। तो आप इस वीडियो के साथ साथ आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर की गई हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली 2022 की उसमें न्यूज़ थी। इसमें कुछ न्यूज़ जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रह गई थी उनको भी हम लोगों ने कवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें क्योंकि इसके बाद हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़ को और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे ताकि एक कलेक्शन आपके पास बन जाए सभी एक तरीके की न्यूज़ का एक जगह पर। जैसे हम लोगों ने नेशनल न्यूज़ को कवर किया सेम वे में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़, फिर जितने भी पुरस्कार सम्मान हैं सभी को अलग अलग टॉपिक्स में कवर करेंगे। So hopefully you like the video and subscribe my channel. Thank you so much guys. Thanks for watching. Keep learning and keep supporting.